गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम यूरोप के अपवा तंत्र के ऊपर बात करेंगे। ये रीजनल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पूर्व का वीडियो हमने आपसे ऊर्जा संसाधनों के ऊपर शेयर किया था, पेट्रोलियम और कोयले के ऊपर। पेट्रोलियम जो ऑयल है उसके ऊपर हमने वीडियो में एक बात आपसे कही थी कि गलती से हमने जो रशिया है उसको ओपेक का मेंबर बताया था। वो उसके साथ अलायंस है, उसका मेंबर नहीं है, उसके साथ गठबंधन है। रूस जो है ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के अंदर, क्योंकि उसका अलायंस होने के कारण उसकी निर्णय प्रक्रिया के अंदर उसकी सहभागिता रहती है, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए। आज के वीडियो के अंदर हम जो यूरोप के अपवा प्रणाली की हम बात करना चाह रहे हैं। जो यूरोप है, जिस तरह की स्थितियां इसकी हैं, पूरी तरह ये एक टेम्परेट जोन के अंदर है, अक्षांशीय। और इसके देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो अक्षांशीय जो विस्तार है, इसकी जो लैटिट्यूडनल जो स्थितियां हैं वो 35 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री जो नॉर्थ है वहाँ तक इसकी स्थितियां हैं। और अगर हम देशांतरों के हिसाब से बात करें तो 25 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। जब अपवाह प्रणाली की बात करते हैं तो जो विद्यार्थी होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपवाह प्रणाली और अपवाह प्रतिरूप से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जब वो प्रतिरूप की बात करते हैं तो वो प्रणाली का उत्तर लिखे आते हैं। जब अपवाह प्रणाली की बात करता है सवाल और वो अपवाह प्रतिरूप, दोनों में अंतर होता है। जो अपवाह प्रणाली जो है बड़ा व्यापक टर्म है और इसके अंदर जो नदियों की जो उत्पत्ति, विभिन्न जो कालक्रम के अंदर जो उनका विकास हुआ, उसके अंदर उस विकास की प्रक्रिया के अंदर जो विभिन्न नदियां उनमें आकर मिली, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और इस विकास की अवस्थाओं के अंदर ही जो अपवाह प्रतिरूप है उसका विकास होता है। जब हम अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं तो ये अपवाह प्रणाली के अंतर्गत ही शामिल होता है। और प्रतिरूप जो होता है, नदी जो मुख्य नदी होती है उसकी जो सहायक नदियों के मिलने से एक जो ज्यामितीय जो स्ट्रक्चर बन जाता है, ज्यामितीय विन्यास बन जाता है, जिसको हम वृक्षानुमा या जालीनुमा या रेडियल, तो इस तरह का जो आर्य प्रतिरूप जो है उसको ज्योमेट्रिक जो पैटर्न होता है उसी को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। वो अपवाह प्रणाली का हिस्सा है। अपवाह प्रणाली एक बड़ी नदी की एक तरह से कहें जन्म जन्म से लेके जो वो अपना पानी समुद्र तक लेके जाती है, तो उस विकास की अवस्थाओं का, उसके समय समय के अंदर उनके मार्ग में परिवर्तन का, उन सब चीज़ों का जो है यहाँ जो है अध्ययन अपवाह प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप जो है जिसका अपवाह प्रणाली की हम बात करें, जो एक सिस्टम तैयार होता है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो अपना जल जो है विभिन्न महासागरों में लेके जाती हैं। कुछ आंतरिक भागों के जो सीज हैं उसकी बात करें, चाहे वो कैस्पियन की हम बात करते हैं, तो वहाँ भी वो अपना जल जो है यूरोप के जो पूर्वी भाग की जो नदियाँ हैं, जिसमें विशेषकर वोल्गा और यूराल की हम बात करें, और अधिकांश जो इसका जो अपवाह जो प्रणाली है उसके तहत यूरोप की जो नदियाँ हैं वो अपना जल पूर्व से पश्चिम की तरफ जो अटलांटिक और अटलांटिक के जो संलग्न जो महासागर हैं, चाहे वो बाल्टिक सागर हो, चाहे नॉर्थ सी हो, नॉर्वेजियन सी हो, इंग्लिश चैनल हो या बिस्के की खाड़ी हो, उसके अंदर अपना जो जल है वो बहाकर लेके जाती हैं। कुछ नदियाँ जो आपके जो टर्सरी टाइम पीरियड की जो, या कहें कि जो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स की जो श्रेणी, जिसका विस्तार जो है आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें देखने को मिलता है, जो आपकी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है उसकी हम यहाँ बात करते हैं, तो वहाँ जो नदियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हुई अपना जल जो है भूमध्य सागर में लेकर जो गिराती हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ शामिल करेंगे। अब विकास की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम इसके जो फिजियोग्राफी की हम बात करते हैं, तो दक्षिण के अंदर नवीन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मध्य के अंदर
जो यूरोप है उसका जो मैदानी क्षेत्र है जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक, जो यूराल जो माउंटेन है वहाँ तक उसका विस्तार देखने को मिलता है। और नदर्न पार्ट जो है वो भी एक तरह से एक ऊंचा वाला भाग है, प्राचीन जो भाग है जिसको बाल्टिक शील्ड के नाम से जानते हैं, फेनो स्कैंडिनेवियन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ जो उच्चावच हैं, अब नॉर्वे स्वीडन है, वहाँ के उच्चावचों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कि जिसको फेनो स्कैंडिनेवियन जो शील्ड के नाम से जाना जाता है, तो उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ज़्यादा है, छोटी नदियाँ हैं जो अपना जल बाल्टिक सागर के अंदर जाकर लेके जाती है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पर अभी करेंगे। यहाँ जो अधिकांश जो नदियाँ हैं यूरोप की, जो अपवा प्रणाली की बात करें तो अधिकांश जो नदियाँ हैं वो अनुवर्ती नदियाँ हैं, कॉन्सिक्वेंट जो है वो नदियाँ हैं जो ढाल का अनुसरण करती हुई अपना जो जल है विभिन्न जो सागर और महासागर है वहाँ तक लेके जाती हैं, चाहे वो पश्चिम की तरफ लेके जाने वाली हो या दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ या भूमध्य सागर में जाने वाली हो। यहाँ मैक्सिमम जो नदियों का जो अपवा प्रणाली है वो पूर्ववर्ती है। यहाँ नदियों के द्वारा किसी प्राकृतिक जो अवरोध है उनका सामना कम करना पड़ा, जिसके कारण जो जिन नदियों की हम पूर्ववर्ती नदियाँ जिसको हम कहते हैं, जिनको एंटीसीडेंट नदियाँ, जिनके ऊपर ढाल का जो प्रभाव नहीं देखने को मिला, जैसे भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, सिंधु नदी हो, ये इन नवीन वलित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके विकास से पूर्व की जो नदियां हैं उनके विकास के साथ साथ उनका लंबवत कटाव करती हुई अपने पूर्ववर्ती मार्ग का इन्होंने अनुसरण किया है। तो इस तरह की जो नदियां होती हैं उनको हम पूर्वगामी या एंटीसीडेंट रिवर्स के नाम से जानते हैं। यूरोप की एकमात्र जो नदी है वो एल्ब नदी है, जो कि इरेजबेरिंग जो माउंटेन है, जो नदन स्थिति आपका रखता है, उसको काट कर अपना जो जल है ये महासागर तक या बाल्टिक जो सागर है वहाँ तक लेके जाती है। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इतना बड़ा जो यूरोप है, सेकंड नंबर का सबकी सॉरी ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है, उसकी एकमात्र नदी एल्ब है जो बड़ी नदी है, जो कि पूर्वगामी या एंटीसीडेंट जो ड्रेनेज जो है सिस्टम है उसको फॉलो करती है। अगर हम यूरोप का जो प्रसिद्ध जो पोर्ट है जो हैम्बर्ग है वो इसी एल्ब नदी के ऊपर स्थित है। और दक्षिण की जो मैंने कहा कि जो नवीन पर्वत श्रृंखला है, जो आल्प्स जो सीरीज़ हैं, वहाँ पर ये जो वाटर जल विभाजक का काम करती हैं कि उसके उत्तर का जो प्रवाह है वो पश्चिम और पूर्व, यहाँ पर जो नदियाँ हैं एक बड़ा अपवा प्रणाली का एक विशिष्ट स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है कि नदियाँ अपना जल दो विपरीत दिशाओं के अंदर लेकर जाती हैं, चाहे वो डैन्यूब हो, चाहे वो शीन नदी हो, राइन हो, रोन हो। तो ये जल एक दूसरे के एक तरफ, जहाँ पश्चिम पूर्व या उत्तर दक्षिण की तरफ इनका जो जल का जो प्रवाह है वो हमें देखने को मिलता है। अन्य जो अगर हम वाटर डिवाइड की बात करें, जल विभाजक की बात करें, तो मध्य जो उच्च भूमि है जिसको रूस का जो हाई प्लेटफॉर्म है, जो कि मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है उसका जो पूर्वी भाग है, वल्डाई जो हिल्स है जो एक तरह से यूक्रेन और वहाँ हमें देखने को मिलती है, वो भी एक जल विभाजक का काम यहाँ हमें करती हुई दिखती है। यहाँ यूरोप के अपवा प्रणाली को हम तीन भागों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। जो नदियाँ अटलांटिक महासागर में पानी लेके जाती हैं, कुछ नदियाँ मेडिटेरियन या भूमध्य सागर के अंदर लेके जाती है, कुछ नदियाँ जो है ड्रेनेज ऑफ सोवियत रशिया, सोवियत रूस की जो रिवर सिस्टम है। तो इस तरह से तीन भागों में बांटकर यहाँ के उसका अध्ययन हम करते हैं। यहाँ हम इस स्लाइड में कुछ चीज़ें हम क्लियर करना चाहेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए कि ये जो लाइट जो स्काई या ब्लू कलर है, यहाँ का जो अपवा आपको सिस्टम है, चाहे वो ब्रिटेन का वेल्स हो या आयरलैंड वाला जो पार्ट है, ये सब जो है अटलांटिक जो महासागर है या जो इंग्लिश चैनल है वहाँ ये अपना जो जल है लेके जाते हैं। ये जो ब्राउन कलर है वो उसके अंदर जो नदियाँ हैं वो अपना जल नॉर्थ सी में लेके जाती है। और ये ग्रीन जो कलर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो अपवा सिस्टम है ये बाल्टिक सी के अंदर ऑल ओवर, चाहे वो नॉर्वेजियन सी हो, बाल्टिक सी हो, नॉर्थ सी हो, ये सब अटलांटिक जो सी है
उसी के पार्ट माने जाते हैं। अब यहाँ ये जो येलो कलर है, जो ऑरेंज जो कलर है, यहाँ का जो अगर आप हवा प्रणाली की बात करें तो यहाँ अधिकांश जो नदियाँ हैं वो अपना जो जल है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर जो है उसके अंदर लेके जाती हैं। और ये लाइट जो कलर है, येलो कलर जो लाइट कलर में हमें दिख रहा है, यहाँ का जो अपवा तंत्र है, ये चाहे वो डेन्यूब नदी हो, निस्टर हो, ये नदियाँ अपना जल जो है बाल्टिक सी में लेके जाती हैं। और ये जो कलर जो हमें दिख रहा है लाइट, एक तरह का पर्पल जो कलर है, वहाँ का जो अपवा जो प्रणाली है, वहाँ जो जल नदियाँ हैं, चाहे वो वोल्गा हो, यूराल हो, वो अपना जल जो कैस्पियन सागर में लेके जाती है। और ये जो स्काई जो कलर है, ये अपना जो बैरेंट सी है, जो नॉर्थ आर्कटिक सी की हम बात करते हैं, ये वाइट सी है। यहाँ का जो जल है डायरेक्ट आपके आर्कटिक सी के अंदर जाकर गिरता है, जिसको रूस का जो ड्रेनेज है उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ये जो कलर है, यहाँ जो है नॉर्वेजियन सी है, जो नॉर्वे जो कंट्री है, वहाँ का जो जल तो वेस्ट कोस्ट की तरफ जाता है। तो इस मैप से हमें एक मोटा मोटा जो सिस्टम है यहाँ का, कि कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो हम बात करेंगे, कि चाहे वो राइन नॉर्थ सी में लेके जा रही है, एल्ब नदी की बात करते हैं, चाहे वो बाल्टिक सी में लेके जा रही है, या इस तरह की जो नदियाँ हैं, चाहे पो नदी की बात करें तो वो मेडिटेरियन सी में, डेन्यूब ब्लैक सी में, वोल्गा यूराल जो है वो कैस्पियन सी में अपना जल गिराती हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो अलग अलग जो नदियाँ हैं, कुछ सी हैं जिनको आप देख लें, ज़्यादा बढ़िया है। मैप के माध्यम से ये चीज़ें हमारे मस्तिष्क में, उत्तर की बात करें ये बैरेंट सी है, यहाँ ये जो गैप है यहाँ पे वाइट सी है, ये नॉर्वेजियन सी है, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है, ये बे ऑफ बिस्के है जो फ्रांस और जो स्पेन है वहाँ के तट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। और ये कंप्लीट जो है नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी जो है आपके अटलांटिक जो सी है उससे जुड़े हुए हैं। ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, और ये मेडिटेरियन सी है। यूराल जो माउंटेन है वो जो यूरोप की पूर्वी जो सीमा है उसका निर्धारण करता है। वोल्गा जो रिवर है और यूराल जो रिवर है वो अपना जल कैस्पियन सागर में लेके जा रही हैं, जबकि डॉन रिवर है जो सी ऑफ अजोव के अंदर अपना जल लेके जा रहा है। नीपर जो है वो नदी ब्लैक सी के अंदर जा रही है। और डेन्यूब जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई, ये जो नदी है कई देशों की जो सीमा है उसका निर्धारण करती है, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे हंगरी हो, इवन रोमानिया हो, तो ये उनसे बहती हुई ब्लैक सी के अंदर अपना बल जल लेके जाती है। और इधर एल्ब, ओडा और विस्चुला जो रिवर्स हैं, जो कि अपना जो जल है बाल्टिक सी में लेके जाती है। यहाँ की जो स्वीडन की जो नदियाँ हैं जो बाल्टिक सी में आती है वो छोटी छोटी नदियाँ हैं। और इधर की बात करें तो राइन की बात करें तो ये नॉर्थ सी के अंदर शीन, लोरे, और ये यहाँ अपना जो जल है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के अंदर लेके जाती है। जो इधर पश्चिम, जब स्पेन की बात करते हैं, इसकी जो मुख्य नदी है टैगस जो है वो अपना जल अटलांटिक सागर के अंदर गिराती है। रोन जो नदी है उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई अपना जल भूमध्य सागर में लेके जाती है। पो जो इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो नदी है वो अपना जल जो है भूमध्य सागर के अंदर लेके जाती है। अब यहाँ जो विभिन्न देशों के अंदर जो मुख्य जो नदियाँ हैं जो बहती हैं उनकी हम बात करें, स्पेन और पुर्तगाल की बात करें तो हमने बताया था कि टैगिस जो रिवर है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ अटलांटिक सागर में जाती है, महत्वपूर्ण नदी है। और जैसे अगर अन्य नदियों की बात करें जो स्पेन और पुर्तगीज में पूर्व से पश्चिम की तरफ अटलांटिक सागर में अपना जल लेके जाती है, उसमें गुडियाना रिवर है, टैगुस रिवर है, डोरो रिवर है। अब जबकि हम पश्चिम फ्रांस की बात करें तो गोर्ने, लॉरे, डोरगोडोगेन और शीन जो रिवर है जो अपना जल अधिकांश जो नदियां हैं नॉर्थ सी में अटलांटिक सागर में लेके जाती हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित वाले जो नदियां हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि जो बाल्टिक जो सी है वहाँ अपना जो जल गिराती हैं, उसके अंदर जो मुख्य जो नदियां हैं वो राइन, एम्प्स, वेस्टर और एल्ब नदी के लिए हमने आपसे कहा भी है कि एकमात्र यूरोप की ऐसी नदी है जो एक एंटीसीडेंट रिवर का उदाहरण है। ये अधिकांश जो नदियां हैं यूरोप की कॉन्सिक्वेंट है, जो अपवा या ढाल के अनुरूप अपना जो जल है वो बहा कर लेके जाती है।
अगर सॉरी ये नॉर्थ सी में लेके जाती हैं उत्तर की तरफ। और बाल्टिक सी की बात करें तो जो मुख्य जो नदियां हैं ओडर और विस्चुला जो नदियां हैं वो अपना जो जल है वो बाल्टिक सी में लेके जाती है। और राइन, एल्ब और एम्स जो रिवर्स हैं वो अपना जल नॉर्थ सी में लेकर जाती हैं। फ्रांस की बात करें तो यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है रोन है, जो मैंने आपसे बताया है कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हुई जो है अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। इटली की जो महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वो पो रिवर है, जिसे इटली की गंगा कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है इटली की वो है टाइबर जो नदी है वो है। स्पेन की बात करें एब्रो है। और काला सागर की हम बात करें तो जो सबसे बड़ी नदी है यूरोप की वो डेन्यूब है, जो अपना जल पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाती हुई ब्लैक सी के अंदर डालती है। वापस हमने ये नदियों को आपको समझाने के हिसाब से वापस दिखाया है। वोल्गा, यूरोल हम ये बात कर चुके हैं। अब ये जो इंग्लैंड की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो थेम्स है, जिसके ऊपर लंदन बसा हुआ है। तो ये चीज़ें भी, और ये जो अगर हम आयरलैंड की बात करें तो शैनोन जो रिवर है यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ अपना जल जो है वो लेकर जाती है। अब यहाँ ड्रेनेज ऑफ सोवियत रशिया की हम जब बात करते हैं तो उत्तर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसमें नॉर्थ डेविना रिवर, मीन और रिवर पैचोरा जो अपना जल नॉर्थ जो आर्कटिक सी है वहाँ अपना लेके जाती है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में मुख्य जो नदियां हैं वो यूराल रिवर है, वोल्गा रिवर है, डोन है, जैसे मैंने कहा अजो सी में लेके जाएगी। यूराल जो रिवर है वो कैस्पियन सागर में लेके जाएगी। नोस्ट, डोनेस्ट और नीपर, निस्टर, ये रविया जो है जो ब्लैक सी है उसके अंदर अपना जो जल है वो प्रवाहित करती हैं। जब इन नदियों की हम बात करते हैं, उपयोग के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं, तो यूरोप की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो जो रोन नदी है वो परिवहन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर एक झील है, कॉन्स्टेंस झील, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और यह यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नदी के रूप में जानी जाती है। राइन जो रिवर है उसकी हम जब बात करते हैं। अब स्वीडन की जो नदियां हैं, मैंने आपसे पूर्व में कहा कि नॉर्वे और जो स्वीडन है वहाँ पर जो नदियां हैं वो छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो विकास है सबसे ज़्यादा हुआ है। स्वीडन में जो ढलान है वो थोड़ा टेरेस टाइप या सीढ़ी नुमा होता है, और जो कि नदियाँ बोथनिया की जो खाड़ी है वहाँ अपना जल लेके जाती है। और उनके लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये सबसे अनुकूल माना जाता है। तो यहाँ जब नॉर्वे स्वीडन की जो नदियों की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण नदियों के अंदर लेजुगान, आमेरान, ओमे, बाइस्के, पिट्टे, लूले, कैलिक्स, टॉर्ने, फोर्थ, थेम्स जो महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं। जो तो थेम्स की बात करते हैं तो वो ब्रिटेन की महत्वपूर्ण नदी है। और जो लियोन्स जो शहर है, जो यूरोप का बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वो रोन और जो सिहोन जो नदियां हैं, रोन की सहायक नदी है सियोन, जो रोन नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हुई भूमध्य सागर में अपना जल लेके जाती है, उसके ऊपर यह लियोन्स जो नगर है वो बसा हुआ है। इटली की जो टाइबर जो नदी की हमने बात की, इसके किनारे जो है रोम जो नगर की हम बात करते हैं। रोम जो नगर है, जैसे हमने कहा कि जो लंदन जो है वो थैम्स रिवर पे है, उसी तरह से जो रोम है, जो इटली की जो कैपिटल है, वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है या उसके ऊपर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। और जब डेन्यूब नदी की हम बात करते हैं, मैंने कहा कि डेन्यूब जो नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है, सॉरी, डेन्यूब दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है। डेन्यूब की जहाँ लंबाई 2720 किलोमीटर है, वहीं पर जो वोल्गा जो रिवर है उसकी लंबाई जो है 3690 किलोमीटर है। तो वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी के अंदर शामिल किया जाता है, जिसका अधिकांश जो प्रवाह क्षेत्र जो है रूस के अंतर्गत आता है, लेकिन रूस का जो पूर्व पश्चिमी भाग है वो यूरोप के अंतर्गत भी उसको शामिल किया जाता है। तो सबसे लंबी नदी वोल्गा, देन दूसरे नंबर पे जो है डेन्यूब है।
डेन्यूब को एक इंटरनेशनल रिवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कई देशों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गेरिया, बहुत सारे देशों की जो राजधानी है, चाहे वो वेनिस हो, चाहे हंगरी की बुडापेस्ट हो, या इसके उत्तरी कोस्ट पे बुखारेस्ट हो, रोमानिया की कैपिटल की बात करें, बेलग्रेड भी इसके किनारे के ऊपर जो है, डेन्यूब जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है। वोल्गा नदी निश्चित रूप से लंबाई के दृष्टिकोण से यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये परिवहन के दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। केवल निम्न भागों के अंदर ही इसके अंदर परिवहन किया जाता है। परिवहन और व्यापार के दृष्टिकोण से यूरोप की जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो राइन नदी है। जो नीपर जो रिवर है, जो कि वल्डाई की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मध्य का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसके पूर्व की तरफ वल्डाई हिल्स है जो मैदानी क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं, वहीं से नीपर नदी की उत्पत्ति होती है। और इस नीपर नदी पर ही जो सोवियत रूस है उसका सबसे बड़ा जो जल विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। राइन जो नदी की बात हमने कहा, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमने बात की, तो इस नदी के ऊपर अधिकांश जो आंतरिक भागों के अंदर जो यूरोप के अंदर जो है इसके द्वारा परिवहन किया जाता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो व्यापार कोयले का अधिक किया जाता है, इसलिए कोयले को ढोने वाली रिवर के नाम से भी जो राइन जो रिवर है उसको जाना जाता है। परिवहन के दृष्टिकोण से राइन नदी के बाद जो एल्ब जो नदी है उसका भी महत्वपूर्ण स्थिति वो रखता है, जो कि चूँकि ये नहरों से इन दो को जोड़ा गया है इसलिए इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और जब नीपर और बग कैनाल का निर्माण रशिया के अंदर, नीपर जो नदी है उसके ऊपर नीपर बग कैनाल का निर्माण किया गया, जिससे सोवियत रूस और पोलैंड के बीच जो व्यापार की जो फैसिलिटीज़ है उसका बढ़ावा मिला है। जबकि जो दोन या दोनेत्स रिवर है इनको एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। तो आज मास्को जो है उसके लिए कहा जाता है कि ये 5 रिवर्स का जो है वो पतन बन गया है। इसके लिए चाहे वो कैस्पियन सागर में गिरने वाली रिवर्स हो, चाहे वो ब्लैक सी में या बाल्टिक सी में, या जो लाडोगा जो झील है उसकी बात करें, या ऊपर जो बैरेंट सी के दक्षिण के अंदर जो वाइट सी है। इसलिए मास्को को 5 सागरों के पतन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूरोप है उसका जो अफवाह तंत्र है वो बड़ा अपना स्पेसिफिक उसका अपना रोल है। और ये जो यूरोप की जो विभिन्न नदियां हैं जिनके हमने इम्पोर्टेंस की बात की, चाहे वो नीपर की बात करें, चाहे वो डेन्यूब की बात करें, चाहे हम राइन की बात करें, चाहे हम एल्ब की बात करें, तो पश्चिम की जो राइन और जो छोटी नदियां वहाँ हों उनको कैनाल्स के माध्यम से जोड़ दिया गया है। और जो मास्को की जो स्थिति है जिसको हमने 5 पत्तनों के शहर के नाम से, पत्तन यानी पोर्ट्स की स्थिति, यानी वहाँ से ये जो विभिन्न जो पोर्ट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो जिसकी बात हमने आपके पूर्व में यहाँ पर की। निश्चित रूप से इस नदियों के माध्यम से जो पश्चिम जो यूरोप है, जिसमें चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी की बात करें, यहाँ नदियों को परिवहन के दृष्टिकोण से उपयोग किए जाने के कारण इनका जो आर्थिक जो महत्व है वो निश्चित रूप से बहुत अधिक देखने को मिलता है। साथ ही प्राकृतिक सीमाओं के निर्धारण के दृष्टिकोण से जो डेन्यूब जो नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहकर अपना जो जल है ब्लैक सी के अंदर गिराती है, वो अपनी विशिष्ट स्थिति यहाँ रखती है। उच्चावत जो यहाँ पर हैं वो यहाँ जल विभाजक का कार्य करते हैं, चाहे वो दक्षिण के अंदर नवीन वलित परिश्रृंखलाएं हों, उत्तर की बात करें तो वहाँ पे चाहे वो बाल्टिक शील्ड की बात करें, मध्य के अंदर मैदानी जो क्षेत्र है उसके अंदर जो पहाड़ियाँ, जो हर्शियन टाइम पीरियड की जो पहाड़ियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं, चाहे वो वल्डाई हिल्स हो तो वहाँ हमें देखने को मिलता है। साथ ही जहाँ ढाल अनुकूल नहीं होता वहाँ दलदली जो एरियाज़ हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। विशेषकर जो जो पद्य का जो मैदानी क्षेत्र है उसके पूर्वी जो भाग है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। धन्यवाद।